हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ऑन पॉइंट क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स मेड इजी। ये जो सीरीज है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है दिनेश कुमार। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। सीडीएस मैंने 6 बार क्लियर किया है, एफकेट मैंने 5 बार क्लियर किया है और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2019 का रिटन एंड फिजिकल क्लियर किया हुआ है और उसका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो जो मेरी अप्रोच होगी वो आप लोग पहले समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स को मैंने 10 चैप्टर में डिवाइड किया है और जो आज पहला चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इन्फ्लेशन इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइसेस व्हिच आर सस्टेन्ड ओवर टाइम। ये इंपॉर्टेंट, सस्टेन्ड ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि अभी प्राइस ऊपर गया कल नीचे आ गया, ये इन्फ्लेशन नहीं होगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। तो इससे हम समझ रहे हैं कि जब प्राइसेस के लेवल बढ़ते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं, दो इंडेक्स होते हैं हमारे पास। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सबसे पहले इंडेक्स समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बास्केट है और इसके अंदर हमने कई सारे आइटम रखे हुए हैं। सपोज कीजिए एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, ये ऐसे करके काफी सारे आइटम्स हमने इसके अंदर रखे हुए हैं। अब मान लीजिए इसका हमने कोई प्राइस है, इसका मान लीजिए 10 रुपीज है, दूसरे का 15 रुपीज है, 20 रुपीज है। ऐसे करके हमने इसको एक बास्केट के अंदर डाल दिया और इस सबका हमने वेटेज निकाला और हमने इसको डिसाइड किया कि ये जो वेटेज है ये रहेगा 100। अब जब हमने नेक्स्ट टाइम सपोज कीजिए एक साल बाद हमने इसको दोबारा मेजर किया। अब इस टाइम मान लीजिए इसका प्राइस बढ़ के हो गया 12 रुपीज, इस वाले का 17 हो गया। तो ये जो ओवरऑल वेटेज थी इसकी प्राइस बढ़ के मान लीजिए हो गई 105 रुपीज। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो 5 रुपीज का चेंज हुआ है ये हमारा इन्फ्लेशन है। तो अब हमने इसको परसेंटेज में निकाला था, तो ये जो 5% हुआ ये हमारा इन्फ्लेशन हो गया इस साल का। 5% इन्फ्लेशन हो गया। तो जो ये बास्केट होती है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक बास्केट का नाम हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरी हो गई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अब हम इनका डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले हम बेस ईयर देखेंगे कि जो हमने पहले 100 माना था वो कौन से ईयर के प्राइस को मानेंगे। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका जो बेस ईयर है वो है 2012 का, यानी जो 2012 के प्राइसेस है उनको हमने माना है 100। तो अब हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या आइटम्स है। जैसे मैंने उसमें अलग अलग आइटम्स दिखाए थे, वैसे इसके अंदर भी अलग अलग आइटम्स है। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिनको 64.2% वेटेज दी गई है। यानी जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, और उसका टोटल इसके अंदर 697 आइटम्स है। तो इसके अंदर 64% जो वेटेज है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की है। और जो प्राइमरी आर्टिकल्स है जिसके अंदर फूड और नॉन फूड दोनों आइटम होते हैं उसकी वेटेज है 22.6। और जो फ्यूल एंड पावर है उसकी 13.1% वेटेज है। जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये हमें इन्फ्लेशन बताता है प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर यानी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चीजें। सपोज कि ये एक प्रोड्यूसर है, फिर ये सबसे पहला आइटम जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर आइटम देता है रिटेलर को, फिर हम जो रिटेलर होते हैं उससे हम परचेज करते हैं, तो हम हो गए कंज्यूमर्स। तो जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये हम मेजर करते हैं होलसेल लेवल पे। तो जो इसको रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। इसकी एक खास बात यह है कि ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ गुड्स गुड्स होते हैं। और जो दूसरा हमारे पास इंडेक्स है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस ईयर भी 2012 है। इसके अंदर जो बास्केट है इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो होते हैं फूड एंड बेवरेजेस को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है, जो कि 45%। उसका जिसके अंदर पान एंड टोबैको है, क्लोथिंग है, फुटवियर है, यानी जो बेसिक नीड होती है सर्वाइवल के लिए एक भी कंज्यूमर्स को, तो उसको इस बास्केट के अंदर इंक्लूड किया गया है। जो ये कैलकुलेट करता है ये कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन हमें बताता है। तो जो इसको रिलीज करता है वो करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंबाइंड होता है। जैसे इसका अलग अलग निकलता है कि रूरल का हो गया, फिर एक अर्बन का हो गया, फिर एग्रीकल्चर लेबरल हो गए, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इसका जो कंबाइंड वाला जो सीपीआई होता है उसको रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है। और जैसा आप सबको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर सर्विस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो ये एक मेजर इशू है जो कि डब्ल्यूपीआई के अंदर नहीं मिलती है हमें, कि ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। तो जो सर्विसेज के प्राइसेस है, जैसे सर्विसेज हो गई कि बैंकिंग की सर्विस हो गई, या फिर ये आप जो केबल टीवी देखते हो वो भी एक सर्विस है, जब आप होटल्स में जाते हो वहां पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड मिलती है वो भी एक सर्विस हो गई। तो उन चीजों को ये इंक्लूड करता है सीपीआई, जबकि डब्ल्यूपीआई इसको नहीं करता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस क्या है।
तो जो ये WPI है ये प्रोड्यूसर लेवल पे, जो यानी माइक्रो लेवल पे हमें बताता है इन्फ्लेशन कितना है, और जो CPI है वो हमें माइक्रो लेवल पे बताता है, इंडिविजुअल लेवल पे, कि वहां पे इन्फ्लेशन कितना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, कुछ चीजें ऐसी है जैसे जिनके प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट्स होते हैं, जैसे हो गए फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में इशू क्या होता है कि मान लीजिए एक साल ड्रॉट ज्यादा आ गया या सूखा ज्यादा पड़ गया, तो उस साल फसल कम होगी, तो उस वजह से उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और मान लीजिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए या जो एनर्जी के प्रोडक्ट्स हो गए, सपोज कीजिए उनमें भी जैसे गल्फ क्राइसिस कुछ हो गया, उसके प्राइसेस भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों चीजों को निकाल दें तो हमारे पास जो आइटम बचेंगे वो कोर चीज होगी। तो जो उसका जो इन्फ्लेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो उसकी डेफिनेशन है प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी। तो जो जो प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास है CPI WPI, उनमें से अगर हम फूड आर्टिकल्स और एनर्जी के जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको अगर हम निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं। तो इनमें एक होता है, सबसे पहले जो बात होता है हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ये क्यों होता है? राइज इन वेजेस, सबसे पहले ये देखते हैं। सपोज कीजिए कोई जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, सपोज कीजिए ब्रिटानिया है, इन्होंने एक बिस्किट्स बनाए। अब जो बिस्किट बनाने के लिए इनको क्या लगेगा, सबसे पहले तो जो फैक्ट्री जहाँ पे है वहां पे इनको रेंट पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो इनके जो लेबर है उनको वेज देनी पड़ेगी, तो इस तरीके और जो प्रोडक्ट्स इनको खरीदने पड़ेंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए, तो मान लीजिए ये सब निकालने के बाद इनके पास जो प्राइस आया, मान लीजिए बिस्किट का ये 10 रुपए प्राइस आ गया इनका एक पैकेट का। तो अब सपोज कीजिए कि जो लेबर्स है उन्होंने डिमांड करी कि हमें तो प्राइस राइज चाहिए भाई, हमारी सैलरी कम है, हमको ज्यादा दो। और मान लो ब्रिटानिया वालों ने मान ली इनकी सैलरी, और मान लो इनको 10% इनकी सैलरी इंक्रीज कर दी। अब 10% इंक्रीज करने के बाद अब पैसा तो ब्रिटानिया अपनी जेब से खर्च नहीं करेगा, अपना प्रॉफिट तो वो क्यों कम करेगा। तो ब्रिटानिया जो ये वेज राइज है इसको पास करेगा, तो वो जो कॉस्ट आएगा वो प्रोडक्ट्स में ऐड करेगा। तो इसकी वजह से मान लीजिए अब इसका प्राइस हो गया 11 रुपीज। तो ये अब इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि जो कॉस्ट है उसने पुश कर दिया इन्फ्लेशन। अब दूसरी चीजें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जो रेंट है वो इंक्रीज हो गया, तो भी ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट में वो ऐड करेंगे। जो इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए जो बैंक से उन्होंने पैसा लिया है उस पर अगर उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाई हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वो इसको भी आगे पास करेंगे, क्योंकि कोई भी लॉस उठाना नहीं चाहेगा। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है, अब जहाँ मान लीजिए बिस्किट बनाने के लिए व्हीट लग रही है या और चीजें जो लग रही है, मान लीजिए उनके प्राइसेस अगर बढ़ गए तो भी इनको अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया कि कॉस्ट की तरफ से जो प्राइस राइस हो रहे हैं, उस टाइप का इन्फ्लेशन। अब सपोज कि अनएक्सपेक्टेड शॉक्स, जैसे कि मान लीजिए सडनली जैसे फसल खराब हो गई काफी ज्यादा, तो इनको जल्दी मिलेगी नहीं, तो उस वजह से उसके फसल के प्राइसेस राइज हो गए काफी ज्यादा, तो उस वजह से भी इनको प्राइसेस राइज करने पड़ेंगे। तो ये हो गया टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश की तरफ से। अब जो दूसरा होता है वो होता है डिमांड पुल। अब डिमांड वाली साइड से हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब डिमांड में हो सकता है सबसे पहले तो राइज इन वेजेस, ये देखिए दोनों चीज में कॉमन हो रहा है, राइज इन वेजेस। अब सपोज कीजिए आपकी वेज बढ़ गई, पहले आप लोग 10,000 रुपए कमाते हैं, अब आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो अब राइज इन प्राइसेस हुआ है, तो अब ऑब्वियसली बात है आप खर्चा भी ज्यादा करोगे। अब आप खर्चा ज्यादा करोगे, और जो ब्रिटानिया के बिस्किट्स हैं वो लिमिटेड है। अब मान लीजिए आप सिर्फ आप अकेले की सैलरी तो बढ़ी नहीं है, बाकी लोगों की भी बढ़ी है, और भी वर्कर्स हैं। तो अब पहले जो आप लोग मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट खाते थे, अब आप और बढ़िया क्रीम वाले बिस्किट्स खा रहे हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट्स खा रहे हैं। अब पहले ब्रिटानिया जो था 100 बिस्किट्स बनाता था, पहले खरीदने वाले लोग कम थे, मान लीजिए पहले 100 लोग खरीदने वाले थे, तो प्राइस सेम हो गया। अब और लोगों की सैलरी बढ़ी है, तो उन्होंने सोचा हम भी ब्रिटानिया का बिस्किट खाएंगे, तो उन्होंने भी बोला कि भाई हमें भी बिस्किट चाहिए, लेकिन अब बिस्किट तो 100 ही है, तो अब जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा। मान लीजिए जैसे पहले लोग कह रहे थे हम 10 रुपए में ले रहे हैं बिस्किट, तो एक और जाके बोले कि नहीं मैं तो 15 रुपए दूंगा, आप मुझे बिस्किट ला के दो, तो ऑब्वियसली बात है इसका प्राइस हाई जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ा नहीं है, वो तो 100 बिस्किट ही है, लेकिन जो लोगों की इनकम है वो बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ गई है लोगों की, इस वजह से ये इन्फ्लेशन आ रहा है। अब दूसरी चीज है मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सपोज कीजिए डिमांड है 1,000 बिस्किट्स की, और जो बिस्किट बन रहे हैं वो सिर्फ 100 ही बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगी, तो इसीलिए जो ये मिसमैच है इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। तीसरा है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर बढ़ रही है, अगर गवर्नमेंट चीजें खरीद रही है या गवर्नमेंट लोगों के हाथ में पैसा दे रही है काफी ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है उनकी सैलरी बढ़ेगी और वो जाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि अगर जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक कोई मतलब नहीं है कि आप लोग की इनकम कितनी बढ़ते जाएगी, वो पूरा कवर हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, न्यूट्रल ही हो जाएगी वो चीज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो दो टाइप के इन्फ्लेशन है कैसे कैसे पुश होता है, एक कॉस्ट पुश करता है, दूसरा है डिमांड उसको पुल करता है इन्फ्लेशन को।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या क्या टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लो इन्फ्लेशन। ये नॉर्मल रहता है, जैसे 6%, 7% हो गया या 3% हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। अब दूसरे टाइप का हो गया गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये इसको हम बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, या जो डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में हो गया 20%, 200%, ये रनिंग इन्फ्लेशन हो गया, काफी जल्दी जल्दी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। और तीसरा हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसके अंदर राइज इन प्राइस हो गया, मिलियंस में बढ़ रहे हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले जिम्बाब्वे और ग्रीस में क्राइसिस आया था कुछ साल पहले, वहां पर ऐसा हो रहा था कि जैसे आपको 10 रुपए दिए कि जाके आप एक अंडा ले आइए, आप खेलने के लिए रास्ते में रुक गए आधे घंटे, आपने जाके पूछा तो वो कह रहा है कि अब वही प्राइस बढ़ गया, प्राइस हो गया 12 रुपए। मतलब जिम्बाब्वे और ग्रीस में इतने बुरे हाल थे कि 10 साल पहले जितने रुपए में आप एक एक कार खरीद पा रहे थे, अब उतने ही रुपए में आप एक अंडा भी नहीं खरीद पाते हो। तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इस टाइम मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने बैगिंग को लीगल कर दिया था, क्योंकि लोगों के पास पैसा था ही नहीं। वो जो करेंसी नोट्स निकाल रहे थे वो $1 ट्रिलियन का, जिम्बाब्वे डॉलर का, इतने बड़े बड़े नोट्स निकाल रहे थे। तो ये हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम समझते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल एंड इन्फ्लेशन एज अ टैक्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर प्राइस राइज होगा, जैसे जो वर्कर्स हैं उन्होंने डिमांड किया कि हमें भाई हाई वेजेस चाहिए, तो उनकी वेज हाई हुई, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बढ़ा है, तो उस कॉस्ट की वजह से, तो उसकी वजह से जो प्राइस है गुड्स का वो भी बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा तो अब लोगों के पास पैसा भी आया है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी उस गुड्स की, तो भी उसकी प्राइस बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ी है, उसका प्राइस फिर बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास उस पैसे का कुछ खास फर्क पड़ा ही नहीं, तो वो दोबारा डिमांड करेंगे कि भाई हमको फिर से वो पैसा ला के दो, हमारी इनकम बढ़ाओ। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि जैसे वर्कर ने डिमांड करी कि हमें ज्यादा वेजेस चाहिए, लेबर की डिमांड हाई हो गई, जो वेजेस मान ले बढ़ा दिए, तो जो कंपनी, ऑब्वियस सी बात है लॉस तो उठाएगी नहीं, तो कंपनी जो है वो कंज्यूमर्स को पास करेगी जो प्राइस राइज होगा, और जो कंज्यूमर के पास पास करेगी तो जनरल प्राइस राइज होगा, जो कि इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन हो गया, सपोज कीजिए वो बिस्किट अब फिर 15 रुपए का आने लग गया है, 10 रुपए का बिस्किट, तो वर्कर फिर बोलेगा कि अब मुझे फिर दोबारा चाहिए कि अब मुझे मेरी वेजेस आप बढ़ाओ। अब वो बढ़ाएंगे, फिर से यही विशेष साइकिल चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, कि आप एक चीज बढ़ा रहे हो तो उस वजह से दूसरी बढ़ेगी, फिर उस वजह से पहली बढ़ेगी, फिर दूसरी बढ़ेगी, तो ये स्पाइरल में बंध गए हैं, तो ये घूमते ही रहेगा। तो अब दूसरी बात है इन्फ्लेशन एज अ टैक्स। अब इन्फ्लेशन को एज अ टैक्स कैसे यूज किया जाता है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आप जिस पे लगाओगे वही उस टैक्स को पे करेगा। जैसे हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। सपोज कीजिए आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, उस पर 10% टैक्स लगा है, तो ऑब्वियसली बात है आप ही उस टैक्स को पे करोगे। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप दूसरों पे ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास फैक्ट्री है, सपोज कीजिए आप ब्रिटानिया के मालिक हैं, तो वहां पर जो गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो इसके ऊपर हमें 10% टैक्स चाहिए, तो आप कहोगे ठीक है आप ले लीजिए, जो ये टैक्स है ये मैं कंज्यूमर को पास कर दूंगा। जैसे जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का आ रहा था, अब इसके अंदर 10% टैक्स, यानी अब इसको 1 रुपये टैक्स ऐड कर दिया, 11 रुपए का बेच रहा है, तो सिंपल अब उसने हमें पास कर दिया। तो जो टैक्स जिस पे लगाया वो पे नहीं कर रहा है, ये दूसरे पे पास कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखिए इन्फ्लेशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी जो इनकम टैक्स रेट है उसके अंदर 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्सेस से। अब सपोज कीजिए आपकी इनकम है 3 लाख रुपए, और एक साल में इन्फ्लेशन हो गया है 100%, तो सिंपल सी बात है आप बोलोगे कि भाई मुझे भी वेज मेरी हाई कीजिए, तो आप अपनी कंपनी में बोलोगे, आपकी कंपनी वाले जो डियरेंस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता जो देते हैं, तो वो मान लीजिए आप उन्होंने आपको 100% दे दिया, तो अब आपकी इनकम उन्होंने कर दिया है 6 लैक्स। अब आप प्रोडक्ट तो उतने ही खरीद सकते हो क्योंकि इन्फ्लेशन 100% हो गया है, तो जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था वो अब बढ़ के 20 रुपए का हो गया है। तो आपकी इसमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ नॉमिनली बढ़ी है, जो आपकी रियल इनकम है वो तो 3 लाख के बराबर ही है। लेकिन अब आप 6 लैक्स वाले ब्रैकेट में आ गए, यानी अब आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब आप टैक्सेबल कैटेगरी में आ गए तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये जो इन्फ्लेशन है ये आपको टैक्स के रूप में आप पे करना पड़ेगा। और वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए, जैसे मान लीजिए पहले प्रोडक्ट का बिस्किट जो था वो 10 रुपए का था, इन्फ्लेशन हो गया 100%, तो अब जो ये 10 रुपए का बिस्किट था ये मिल रहा है अब हमें 20 रुपए में। तो सिंपल सी बात है, पहले था इसके ऊपर 10% टैक्स, अब इसके पहले 10 रुपए का 10% होता था 1 रुपए, अब 20 रुपए का 10% हो गया 2 रुपए। तो सिंपल सी बात है जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी बढ़ा है, तो जो इन्फ्लेशन है वो हमें टैक्स के रूप में, हमें फिर हम अपनी जेब से पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ये फिलिप्स कर्व दिया किसने था।
तो जो इकोनॉमिस्ट है जिसने दिया था उसका नाम था विलियम फिलिप्स। वो वैसे पैसे से तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट भी थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। देखिए इंजीनियर कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया कि जो इन्फ्लेशन होगा ना वो अनएम्प्लॉयमेंट के इनवर्सली रिलेटेड होगा। यानी अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा, और अगर इन्फ्लेशन लो होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा। तो अब देखिए इसको कैसे समझाया उसने ग्राफ में, रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और सपोज कीजिए इन्फ्लेशन रेट है यहाँ पर कहीं पे, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आएगा हमारा यहाँ पर। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, इन्फ्लेशन हाई है, ये मान लीजिए 10% के आसपास हो गया, तो ये मान लीजिए ये हो गया 2%। अब सपोज कीजिए हमें इन्फ्लेशन रेट कम करना है, हम इन्फ्लेशन रेट हमने कैसे करके कम कर दिया, 2% पे ले आए। लेकिन अब इसके लाने का इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो हाई हो गया, वो 6% के अराउंड हो गया। तो ये ट्रेड ऑफ है किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में। अगर हम इन्फ्लेशन को हाई जाने देंगे तो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर लेंगे, लेकिन अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम खुद नहीं बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशन है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और अगर दूसरी घटेगी तो ये पहले वाली बढ़ेगी। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है। क्रेडिटर्स यानी जो लोन देता है, और डेब्टर्स जिन जो लोन लेते हैं। तो सपोज कीजिए किसी ने 100 रुपए का लोन लिया, जो ए है, ए ने बी से लोन लिया 100 रुपए का, और ए ने बोला कि मैं नेक्स्ट ईयर इसको वापस कर दूंगा 100 रुपीज, आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो यानी नेक्स्ट ईयर इसको पे करना पड़ेगा 110 रुपीज। बी तो काफी खुश हो गया, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट उस साल था 100%, तो यानी जो आइटम फर्स्ट ईयर में 100 रुपए का मिल रहा था वही सेम चीज नेक्स्ट ईयर में 200 रुपए की मिलेगी। और नेक्स्ट ईयर में जो ए है, ए बी को कितना वापस करेगा, 110 रुपए। यानी अब बी को लॉस कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 90% रुपीज का। यानी जो इन्फ्लेशन की वजह से बी को क्या लॉस हुआ, यानी बी क्रेडिटर था, तो अगर इन्फ्लेशन हाई है तो क्रेडिटर्स को लॉस होता है और जो डेब्टर है उसको फायदा होता है। और सपोज कीजिए कोई इन्फ्लेशन था ही नहीं, जो आइटम 100 रुपए का था वो अगले साल भी 100 रुपए का ही है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ए ने बी को दिया वो है 10 रुपए, तो यानी 110 रुपए नेक्स्ट ईयर रिटर्न किए, लेकिन कोई इन्फ्लेशन था ही नहीं, 100 रुपए का ही आइटम अगले साल भी 100 रुपए का मिल रहा है। तो इससे फायदा किसको हुआ, क्रेडिटर को। तो यानी जब इन्फ्लेशन होता है तो जो क्रेडिटर जो पैसा देता है उसको घाटा होता है, और जो पैसा उधार पे लेता है उसको फायदा होता है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज पे देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है शॉर्ट टर्म में, कि ये एक इंसेंटिव रहेगा लोगों के पास। जैसे जो प्रोड्यूसर है वो देख रहा है कि जो उसका बिस्किट था वो पहले 10 रुपए का बिक रहा था, अब वो 15 रुपए का बिक रहा है, तो उसके पास इंसेंटिव रहेगा कि मैं इसमें और इन्वेस्ट करूं और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाऊं। तो उसके लिए वो इंसेंटिव है, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। अब तीसरी चीज हम देखते हैं कि जो इनकम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इनकम तो ये है कि जो आपको डियरेंस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता होता है वो मिलेगा। सपोज कीजिए इन्फ्लेशन 10% है, तो आपको जो डियरेंस अलाउंस है वो मिलेगा, तो आपकी इनकम पहले जो 1 लाख थी वो बढ़ के नेक्स्ट ईयर 1,10,000 हो जाएगी। तो आपकी जो इनकम है वो नॉमिनली तो बढ़ी है, नॉमिनल आपको दिखेगी कि 1,10,000 है, लेकिन उसके साथ साथ जो इकोनॉमी में जो प्राइसेस थे, जैसे आप जो रेंट देते थे 6,000 रुपए वो अब 7,000 रुपए हो गया, जो आप केबल टीवी के 250 रुपए देते थे वो 300 रुपए हो गए। तो जो आपको जो नेट इफेक्ट होगा वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको जो नॉमिनल टर्म्स में है तो आपको इनकम बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन जो रियल इनकम होगी आपकी, जो रियल बढ़नी चाहिए थी, वो आपकी इनकम सेम ही रहेगी। हम देखते हैं सेविंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेविंग्स के ऊपर इनिशियल इफेक्ट पड़ेगा कि लोग सेव ज्यादा करेंगे। अगर बैंक में पैसा उन्होंने डाला है, तो अगर जैसे इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो ऑब्वियसली बात है बैंक थोड़ा उनको हाई देगा, 7% के आसपास रिटर्न देगा, तो उनको लगेगा कि हाँ हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो सेविंग रेट वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक में उन्होंने पैसा रखा है, मान लीजिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मान लीजिए उस साल इन्फ्लेशन 15% है, तो ऑब्वियसली बात है इनको लॉस हुआ है लगभग 8% के आसपास का, कि जो इनकी वैल्यू है वो, जो इनके पैसों की कीमत है वो लगभग 8% घट गई है एक साल में। तो अब हम आगे देखते हैं एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब एक्सचेंज रेट पे हम कैसे देखेंगे कि सपोज कीजिए एक आइटम है, कोई भी ये आइटम है, मान लीजिए ये गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड है। अब ये गोल्ड पहले आ रहा था $100 का, ठीक है, $100 का।
और रुपीज में भी ये था 100 रुपीज का। लेकिन हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए इन्फ्लेशन 20-30% तक कितना हो गया, 20% मान लीजिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास पैसा है तो लोग इसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि भाई हम तो 120 रुपए दे देंगे, 150 रुपए दे देंगे। तो अब इसकी वैल्यू हो गई 120 रुपए। तो अब देखिए जो डॉलर है वो तो 100 रुपीज का ही है सेम। देखिए अब जो डॉलर है वो $100 में सेम ये गोल्ड खरीद पा रहा है, और हमें 120 रुपए देने पड़ रहे हैं सेम प्राइस के लिए। तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जो वैल्यू थी वो कम हो गई है डॉलर के मुकाबले। पहले हमारा 100 रुपए $100 के बराबर था, अब हमारा 120 रुपए $100 के बराबर है। तो एक्सचेंज रेट में हमारा डेप्रिसिएशन होगा। तो अब देखते हैं कि इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है। अब इंपोर्ट पे कैसे फर्क पड़ेगा। इंपोर्ट के ऊपर तो फर्क ये पड़ेगा कि अब चीजें महंगी हो जाएगी। सपोज कीजिए हमें ये इंपोर्ट करना था, ये $100 का था। पहले हम $100 100 रुपए में कन्वर्ट कर लेते थे, अब हम 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इंपोर्ट हम कम करेंगे चीजें। तो ये वैसे अच्छी चीज है कि हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारे पास जो फालतू के खर्चे होंगे वो बच जाएंगे, जो हमारा जो डॉलर दूसरी कंट्री को हम देते हैं वो बच जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि जो इसेंशियल आइटम्स है जो हमें मंगाने ही पड़ते हैं, जैसे ऑयल हो गए, हमें उसके लिए फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये तो हो गया इंपोर्ट पे इफेक्ट। और सो गाइस, जब हम एक्सपोर्ट का इंपैक्ट पढ़ते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर क्या होता है। एक्सपोर्ट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। सपोज कीजिए पहले हमें $1 मिल रहा था 100 रुपए का, यानी हमारे पास कोई आइटम है 100 रुपए का, अब हम उसको फॉरेन कंट्री में बेच रहे हैं तो हम उसको $1 में बेचेंगे। अब इन्फ्लेशन की वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, अब हमें ये जो $1 है ये हमें 120 रुपए में मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 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 फॉरेनर है वो पहले $1 में 100 रुपए की चीज खरीद पाता था, अब वो $1 में 120 रुपए की चीज खरीद सकता है, तो उसको बेनिफिट होगा। तो वो इंपोर्ट करेगा चीजें और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको हम टैकल कैसे करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो कि है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मॉनिटर करता है। यानी जो पैसे करेंसी वगैरह जो छापनी होती है वो भी आरबीआई का काम है। तो अब आरबीआई इसको टैकल कैसे करेगा। अब देखिए इसके लिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे रेपो रेट्स हो गए, रिवर्स रेपो हो गया, सीआरआर हो गया, स्टैट्यूटरी एंड लिक्विडिटी रेशियो हो गया। इन चीजों को हम लोग बैंकिंग में कवर करेंगे, ये एग्जैक्टली होते क्या है। तो इनको थोड़ा हम बेसिक बेसिक समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो है। मान लीजिए बैंक के पास पहले 100 रुपए थे, हमने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे, तो आरबीआई ने बैंक को बोला है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है ये रहेगा 10%। यानी आरबीआई को हमेशा 10% जो उसके पास पैसा है, अगर उसको लोन पे देना है कोई भी, तो पहले 10% उसको रखना पड़ेगा रिजर्व रेशियो। उसका बचा कितना 90, तो जो बचा पैसा है वो लोन पे दे देगा 90 रुपीज। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन काफी हाई हो रहा है, आरबीआई ने बोला कि जो कैश रिजर्व रेशियो है ये बढ़ा के हम कर रहे हैं 50%। तो वैसी बात है, जो 100 रुपीज था उसका 50 तो पहले बैंक को रखना पड़ेगा अपने पास ही कैश में, और इसके ऊपर कोई खास उनको फायदा होगा नहीं। तो अब बचा हुआ जो 50 है अब से वो उसको ही दे सकती है मार्केट में लोन के रूप में। तो वैसी बात है, अब ये कम दे रही है तो इस पे ये इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज करेगी, क्योंकि उनको अपना खर्चा भी तो निकालना है, प्रॉफिट्स भी निकालने हैं। तो अब जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, मान लीजिए पहले जो 90 रुपए था इसको वो दे रहे थे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन अब जो 50 रुपए तो इसको 20 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा उनको सेम प्रॉफिट रखने के लिए। सो अभी कोई पर्सन है उसको कोई बाइक खरीदनी है, तो वो सोचेगा बैंक से लोन ले लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है, 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। लेकिन अब वो देख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 20% हो गया, तो वो सोचेगा कि नहीं यार अभी नहीं लेता हूँ, तो अब ये बाइक बिकी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो प्राइस है वो डाउन आ जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड कम हो गई है। तो ऐसे हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बाकी चीजें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, और दूसरी जो मैंने बताई थी वो होती है फिस्कल पॉलिसी। यानी जो गवर्नमेंट है वो कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। तो गवर्नमेंट करती है कि जैसे टैक्स ब्रेक्स दे दिए, मान लीजिए कोई आइटम है उसके ऊपर टैक्स था पहले 50%, तो अब जैसे मान लीजिए उसका प्राइस था पहले 100 रुपीज, अभी प्राइस बढ़ के 150 हो गया है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स ब्रेक दे देगी। पहले टैक्स रेट जो 50 था उसको घटा के मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस पे कर दिया 20%, मान, तो अब ऑब्वियस सी बात है, तो इसका जो प्राइस था मार्केट में वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स तो हमसे ही वसूलते हैं, क्योंकि जो ये टैक्स हो गया ये तो प्रोडक्ट के ऊपर तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा ना, तो इस वजह से ये टैक्स ब्रेक हो गया। या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जैसे कि जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है उस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जैसे फार्मर्स के लिए काफी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज दे दी, ताकि जो शॉक्स लगेंगे जैसे ड्रॉट या और जो फ्लड्स वगैरह की वजह से आने वाले हैं,
तो वो मिनिमाइज हो जाएंगे, तो जो गैप है डिमांड सप्लाई का वो कम हो जाएगा, तो उस वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो ये इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2015 में। इसके थ्रू ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमें कितनी रखनी है। तो इसके अंदर हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका काम है ये इन्फ्लेशन, जो पैसे जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, जैसे जो ये रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनको जो कितने परसेंट पे रखना है हमें, ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें, जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बैलेंस कर सकें। तो ये डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जो इसका टारगेट रहता है वो 2% टू 6% है। इसका जो आइडियल है 4% है, इसके अंदर प्लस माइनस 2% है, यानी 2 से 6% के बीच में इन्हें रखना होता है इन्फ्लेशन। तो जैसे अगर इन्फ्लेशन कम हो गया, जैसे 2% हो रहा है, इनको 4% तक लेके आना है, तो कैश रिजर्व रेशियो है उसको घटा के 10% से 5% कर देंगे, ताकि बैंक ज्यादा लोन देगा, सस्ते रेट पे देगा, तो लोग ज्यादा परचेज करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। या अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सीआरआर, जो कैश रिजर्व रेशियो है, उसको हम हाई कर देंगे कि आपको 50% कैश रिजर्व रेशियो रखना है, तो उससे बैंक लोन कम देगा, और जो लोन देगा वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो इस वजह से लोग सामान कम खरीदेंगे, डिमांड घटेगी। तो ऐसी ये चीजें कंट्रोल होती है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है 4 साल के टर्म के लिए, और वो लोग एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी एक बार जो बन गए अगले टर्म के अंदर कोई और लोग ही आएंगे इसके अंदर। और जो 3 बचे हुए मेंबर है वो होते हैं आरबीआई की तरफ से। उनमें से एक है गवर्नर आरबीआई का, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके डिसीजन के लिए जो कोरम रखा गया, कोरम यानी कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए ताकि ये लोग कोई डिसीजन ले सके, तो उसके लिए कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए, जिसके अंदर गवर्नर ऑफ आरबीआई कंपलसरी है, यानी गवर्नर और ऑफ आरबीआई के अलावा अगर 3 लोग और हैं तो ये लोग कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अब जो डिसीजन होगा वो एक पर्सन के पास एक वोट होगा, और अब तो आप लोग देख रहे होंगे कि 6 लोग हैं, तो मान लिया 3 फेवर में है, 3 अगेंस्ट में है, तो क्या होगा, तो उस चीज के अंदर एक होगा कास्टिंग वोट। तो यानी जो गवर्नर होगा वो दोबारा वोट करेगा, और वो डिसाइड करेगा, यानी जो गवर्नर का वोट होगा वो कास्टिंग वोट, वो डिसाइड करेगा कि इन्हें क्या करना है, ये चीज जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। एक जो मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स, यानी एक साल में कम से कम कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, तो ये नंबर रखा है 4। लेकिन अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो साल में 6 बार मीटिंग करती है, हर 2 महीने में एक बार। तो आप लोग ये बेसिक समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रोक रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अगर पसंद आया तो इसको लाइक और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगी। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू।